सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में। क्या होते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, कैसे काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, आसान भाषा में एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स उन ड्रग्स को कहा जाता है जो हिस्टामिन के रिसेप्टार्स को ब्लॉक कर दे। हिस्टामिन्स के जितने भी रिसेप्टार्स होते हैं, उन रिसेप्टार्स पे जो ड्रग्स जाकर बाइंड करेंगे और ब्लॉक करेंगे, उन ड्रग्स को कहा जाता है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सवाल आता है कि अगर हिस्टामिन के 4 रिसेप्टार्स हैं तो क्या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स भी 4 टाइप के हैं? येस और नो। लेट मी एक्सप्लेन। शुरू करते हैं हम H1 से और धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं H1 ब्लॉकर्स की, ऐसे ड्रग्स जो H1 टाइप के रिसेप्टार को ब्लॉक करेंगे। इसके अंदर जितने भी ड्रग्स आते हैं उन ड्रग्स को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है: हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव, माइल्ड सेडेटिव एंड सेकेंड जनरेशन ड्रग्स। हाईली सेडेटिव के एग्जांपल्स हैं डाइफेनहाइड्रामाइन, डायमेनहाइड्रिनेट, प्रोमेथाजीन एंड हाइड्रोक्साजीन। आप लोगों ने एक सिरप ज़रूर देखा होगा बेनाड्रिल करके। ये एक कफ सिरप है, राइट, और इसके अंदर डाला हुआ होता है डाइफेनहाइड्रामाइन। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बेनाड्रिल में इतनी ज़्यादा नींद क्यों है, राइट। बेनाड्रिल इतना ज़्यादा सेडेटिव क्यों होता है? क्योंकि वो एक हाईली सेडेटिव एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ओके ना, दूसरा जो टाइप है वो है मॉडरेटली सेडेटिव का। ना, इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं उसमें सबसे पहला है फेनिरामाइन, इस नाम को याद रखो। ओके, दूसरा है सिनारिजीन। सिनारिजीन वो ड्रग है जो हम वर्टिगो, मोशन सिकनेस में भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। ओके, चक्कर वगैरह आती है तो सिनारिजीन यूज़ किया जाता है। तीसरा जो ड्रग है वो है साइप्रोहेप्टेडिन। आपने वो सिरप देखा होगा साइपॉन करके, जो कि बच्चे लोगों को दिया जाता है उनकी एपेटाइट बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए साइप्रोहेप्टेडिन का सिरप साइपॉन दिया जाता है, राइट। और अगर आपने पिछले वीडियो देखी होगी तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि हिस्टामाइन जो है वो एपेटाइट कम करता है और हम एंटी हिस्टामिनिक देंगे तो एपेटाइट बढ़ेगा, राइट। तो साइप्रोहेप्टेडिन। ना, तीसरा टाइप जो है वो है माइल्ड सेडेटिव का। इनके अंदर बहुत ही कम नींद होती है। इसके एग्जांपल्स हैं क्लोरफेनिरामाइन, डेक्सक्लोरफेनिरामाइन एंड ट्राइप्रोलिडीन। क्लोरफेनिरामाइन आपने देखा होगा सर्दी के दवाइयों में यूज़ होता है, और ये ड्रग फेनिरामाइन का अपग्रेडेड है, जो कि मॉडरेटली सेडेटिव में फेनिरामाइन जो मैंने कहा था याद रखो, उसका अपग्रेडेड है क्लोरफेनिरामाइन। इसके अंदर थोड़ा सा कम सेडेशन है। नाउ लास्ट आते हैं सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। इसके अंदर वही फेमस सेट्राजीन, लेवोसिट्राजीन, फेक्सोफेनाडिन, लोराटाडीन, डेक्सलोराटाडीन, एजेलेस्टिन एंड मिजोलेस्टिन वगैरह, ये सारे ड्रग्स आते हैं। तो अब इन सारे ड्रग्स से होता क्या है, यानी कि इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? तो आसान भाषा में वो चीज़ें जो हिस्टामाइन ने की थी, यानी जितना भी रायता हिस्टामाइन ने फैलाया था, उन सारी चीज़ों को बटोरने वाले हैं ये ड्रग्स। ओके, तो इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात की जाए तो सबसे पहला ये है कि हिस्टामाइन की वजह से जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ था, वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ये ड्रग्स रिवर्स कर देंगे। ओके, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा फिर। उसके अलावा जो स्मूथ मसल्स का कंस्ट्रिक्शन था, वो कंस्ट्रिक्शन भी रुक जाएगा। इंटेस्टाइन वगैरह का जो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था वो भी रुक जाएगा। उसके अलावा इचिंग वगैरह और जो भी एलर्जिक रिएक्शंस हमें हिस्टामाइन की वजह से देखने को मिल रहे थे, वो सारे रुक जाएंगे, जैसे कि अर्टिकेरिया, एंजियोएडिमा, ये सारी चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। ना, CNS की बात की जाए तो जो पुराने एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं वो थोड़ा थोड़ा CNS का डिप्रेशन शो करते हैं, और ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन से ड्रग्स कितने अच्छे से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे और उनकी एफिनिटी कैसी है हमारे जो ब्रेन में H1 रिसेप्टार्स हैं उनके लिए। मतलब जो भी ड्रग्स H1 रिसेप्टार से ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड करेंगे, ज़्यादा अच्छे से बाइंड करेंगे, वो ज़्यादा CNS डिप्रेशन शो करेंगे, और जो ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगे वो भी ज़्यादा CNS डिप्रेशन शो करेंगे, राइट। उसके अलावा कन्वल्जन या फिर एक्साइटमेंट देखने को मिलता है अगर डोज बढ़ा दिया गया तो। उसके अलावा प्रोमेथाजीन और कुछ और ड्रग्स पार्किंसन के अंदर जो रिजिडिटी होती है, ट्रेमर होता है और साइलोरिया होता है, इन सारी चीज़ों को कम करते हैं। साइलोरिया मतलब एक्सेसिव सलाइवा का सिक्रेट होना। ओके, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा कम करते हैं। उसके अलावा H1 ड्रग्स जो हैं वो मोशन सिकनेस और वर्टिगो वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। अब ये ऐसा करते कैसे हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये H1 रिसेप्टार की वजह से होता है या फिर एंटी मस्कैरिनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है, नहीं पता। और हाँ, एंटी मस्कैरिनिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है H1 ब्लॉकर्स की। बहुत सारे ऐसे H1 ब्लॉकर्स होते हैं जो H1 रिसेप्टार को ब्लॉक करने के साथ साथ
मस्कैरिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं और इसी वजह से एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलती हैं। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि H1 ब्लॉकर्स जो है वो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी शो करते हैं। अब ये हर ड्रग नहीं करता, लेकिन कुछ ड्रग्स हैं जो करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे ड्रग्स जो ज़्यादा एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं वो है डाइफेनहाइड्रामाइन, डायमेनहाइड्रोनेट एंड प्रोमेथाजीन। उसके अलावा जो कम एक्शन शो करते हैं वो है साइप्रोहेप्टेडीन, क्लोरफेनेरामाइन एंड ट्राइप्रोलिडीन। उसके अलावा जो सेकंड जनरेशन है उनके अंदर कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। नाउ बात करें ब्लड प्रेशर की, तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स लेने के बाद ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है और ये आईवी इंजेक्शन पर होता है। ओरली अगर ड्रग लिया जाए तो अभी तक ऐसा कोई एविडेंट प्रूफ पता नहीं चला है कि ओरली ड्रग लेने पर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। नाउ बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो एक नॉर्मल ड्रग की तरह ये सिंपल काम करता है, अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है, यूरिन के थ्रू अनचेंज एक्सक्रीट हो जाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कभी कभी कोई ड्रग्स ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करते हैं। जो नए ड्रग्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते हैं, इसी वजह से सेडेशन उतना ज़्यादा मिलता नहीं है। उसके अलावा इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 से 6 घंटे का होता है, लेकिन सिट्राजीन, क्लोरफेनेरामाइन, फेक्सोफेनाडिन ऐसे ड्रग्स हैं जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 10 से 24 घंटे तक का होता है। ना बात करें इनके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन काफ़ी माइल्ड होते हैं, हल्के से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सेडेशन होगा। उसके अलावा डिमिनिश्ड अलर्टनेस होगी, अलर्टनेस कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, थकान बहुत ज़्यादा होगी, फटीग होगा और टेंडेंसी टू स्लीप, नींद बहुत ज़्यादा आएगी, हरदम सोने का मन करेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जो भी पेशेंट्स इस ड्रग्स को लेंगे वो ऐसे काम ना करें जिनमें कंसंट्रेशन लगता है, जैसे कि ड्राइविंग वगैरह। उसके अलावा ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा या फिर अल्ट्रेशन इन बावल मूवमेंट, यानी पेट की गड़बड़ी भी देखी जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी की वजह से। उसके अलावा हाइड्रोक्सिजीन, फेक्सोफेनाडिन एंड साइक्लिजीन ऐसे ड्रग्स हैं जो एनिमल्स के अंदर टेराटोजेनिक एक्टिविटी शो करते हैं। ह्यूमंस के अंदर ऐसा कोई एविडेंस अभी तक मिला नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लिया जाता है कि प्रेगनेंसी में ये सारे ड्रग्स देने को मना किया जाता है। ना बात करते हैं सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स की। ये ऐसे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं जो 1980s के बाद मार्केट में लॉन्च हुए और इनके अंदर कुछ सिग्नेचर प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती थी, जैसे कि या तो फिर ये CNS डिप्रेशन नहीं करेंगे, या फिर हाईली H1 सिलेक्टिव होंगे, यानी कि एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, या तो फिर ज़्यादा एंटी एलर्जिक एक्टिविटी शो करेंगे, यानी एलर्जीज़ के लिए और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। ना इनके अंदर सबसे पहला ड्रग है फेक्सोफेनाडिन। ना फेक्सोफेनाडिन वो ड्रग है जो टर्फेनाडिन करके एक ड्रग था उसका मेटाबोलाइट है। टर्फेनाडिन था इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो अब बैन कर दिया गया है, वो अब यूज़ नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि टर्फेनाडिन की वजह से काफ़ी सारी डेथ्स देखने को मिल रही थी, या तो टैकीकार्डिया हो रहा था, या तो फिर अगर उसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता था ऐसे ड्रग्स के जो कि एंटीफंगल हों या तो फिर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हो, तो इनके साथ जब कॉम्बिनेशन में दिया जाता था तो डेथ देखने को मिल रही थी टैकीकार्डिया की वजह से। लेकिन फेक्सोफेनाडिन जो है वो कंपैरेटिवली सेफ़ है, लेकिन फिर भी ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये अभी भी मना किया जाता है जिनके अंदर ब्रेडिकार्डिया हो या फिर हाइपोकैलेमिया हो। उसके अलावा फेक्सोफेनाडिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता, इसी वजह से कोई सिडेटिव एक्टिविटी नहीं मिलती है। उसके अलावा ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है और यूरिन के अंदर अनचेंज्ड एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसकी हाफ लाइफ है कुछ 11 से 16 घंटे की और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 घंटे का है। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज़ मोस्ट फेमस सिट्राजीन। नाउ सिट्राजीन जो है वो मेटाबोलाइट है हाइड्रोक्सिजीन का। अगर आपको याद हो तो हाइड्रोक्सिजीन एक हाईली सिडेटिव एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, राइट, और उसी का मेटाबोलाइट है सिट्राजीन। ये ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को उतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करता, बहुत ही पुअर पेनिट्रेशन है इसका, इसीलिए बहुत ही कम सेडेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा ये अरिदमिया प्रोड्यूस नहीं करता, फेक्सोफेनाडिन या फिर टर्फेनाडिन की तरह इसके अंदर अरिदमिया नहीं होता, ये सेफ़ है। ओके, सिट्राजीन सिर्फ ब्लॉक ही नहीं करता बल्कि हिस्टामिन के रिलीज़ को भी प्रिवेंट करता है, यानी कि हिस्टामिन को रिलीज़ नहीं होने देता। उसके अलावा साइटोटॉक्सिक मीडिएटर्स जो हैं, प्लेटलेट या फिर इओसिनोफिल्स के अंदर से जो निकलते हैं साइटोटॉक्सिक मीडिएटर्स, उनके भी रिलीज़ को प्रिवेंट करता है। इसीलिए दूसरे भी एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर इसे दिया जाता है, जैसे कि स्किन रिलेटेड एलर्जिक रिएक्शंस। और क्योंकि स्किन के अंदर इसका अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन लंबे समय तक रहता है, तो स्किन से रिलेटेड जो भी एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं उनके अंदर ये अच्छा खासा यूज़ होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि डर्मेटाइटिस या फिर अर्टिकेरिया के अंदर सिट्राजीन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी हाफ लाइफ 7 से 10 घंटे की है। उसके अलावा ये अपर रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ के अंदर, पॉलिनोसिस के अंदर, अर्टिकेरिया के अंदर या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस के अंदर यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ लेवोसिट्राजीन। लेवोसिट्राजीन जो है वो आर एनेंशियोमर है सिट्राजीन का।
अब इनैंशियोमर क्या होता है ये मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इनैंशियोमर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा समझ लो कि लेवोसिट्राजीन जो है वो सेम स्ट्रक्चर है सिट्राजीन की तरह, बस सिर्फ उसका मिरर इमेज है, यानी उसका आइसोमर है। अंडरस्टैंड। और इसकी जो पोटेंसी है वो सिट्राजीन से ज़्यादा होती है। हाफ डोज में भी ये अच्छा खासा एक्शन शो करता है। इसके अंदर सिडेशन और सारे साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज़ लोराटिडीन, और ये एक और ड्रग है जो कि नॉन सिलेक्टिव H1 ब्लॉकर है। ये काफ़ी लंबे समय तक काम करता है और काफ़ी फास्ट एक्शन शो करता है। इसके अंदर भी कोई अरिदमिया देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर ओवरडोज हुआ तो सीजर देखने को मिल सकता है। इस ड्रग का कोई भी इंटरैक्शन एंटी फंगल या एंटी माइक्रोबियल ड्रग के साथ नहीं देखने को मिलता है। इसकी एफिकेसी काफ़ी ज़्यादा होती है अर्टिकेरिया या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस के अंदर। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज़ डेसलोराटिडीन। ये एक्टिव मेटाबोलाइट है लोराटिडीन का। ये उससे ज़्यादा पोटेंट होता है, यानी कि हाफ डोज में सेम एक्शन शो करता है। इसके अंदर कोई सिडेटिव इफेक्ट नहीं होता। तो ये थे सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। अब बात करते हैं इनके यूजेस की। तो ये एलर्जीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि इचिंग, अर्टिकेरिया, हे फीवर, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एंजियोएडिमा लिप्स या आइज़ का हो, तो इन सारे चीज़ों के अंदर ये यूज़ होते हैं। उसके अलावा इंसेक्ट बाइट या फिर आईवी पॉइजनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड में इसे यूज़ किया जा सकता है। मोशन सिकनेस में इन्हें यूज़ किया जाता है। वर्टिगो में इन्हें यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कफ या फिर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इनकी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी भी होती है एंटी हिस्टामिनिक के साथ साथ, तो इसीलिए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा सेडेटिव हिप्नोटिक्स जैसा भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बेंजोडाइजेपिन जितना इफेक्टिव नहीं है ये। ना अब बात करते हैं H2 ब्लॉकर्स के बारे में। H1 ब्लॉकर्स हमने देख लिया है, अब बात करते हैं H2 ब्लॉकर्स के बारे में। जो सबसे पहला H2 ब्लॉकर डिस्कवर हुआ उसका नाम था ब्यूरामामाइड, और ये 1972 में हुआ। उसके बाद डिस्कवर हुआ मेटियामाइड, लेकिन ये दोनों ड्रग ही इतना ज़्यादा क्लिनिकली यूज़ नहीं किए जाते थे। उसके बाद 1977 में डिस्कवर हुआ सिमेटिडीन, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, रॉक्साटिडीन, ये सारे ड्रग्स बाद में डिस्कवर हुए। इन सारे ड्रग्स को पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स में और दूसरे गैस्ट्रिक रिलेटेड डिजीज़ के अंदर और कंडीशंस के अंदर यूज़ किया जाता है। अंडरस्टैंड। अब इस पूरे ड्रग को हम पेप्टिक अल्सर में ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड। तो ये बात हो गई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज़ एंटी सेरोटोनिन ड्रग्स, और वो आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको हिस्टामिन के बारे में सीखना है, क्या है हिस्टामिन, कैसे काम करता है, तो ये वीडियो है आपके लिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।